इसलिए तो पढ़ा था अपने, समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बेटा। या फिर हम इसकी जगह ये कब है, इनर्शियल फ्रेम से, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ कहाँ से, फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, ये भी मैं लिख देता हूँ। फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम बोल रहा हूँ कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करेंगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक साथ में सुडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू, अभी कैसा भी सिस्टम हो, तो यहाँ पे सिस्टम जनरली रिजिड बॉडी है इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो इफ आपका जो भी ऑब्जर्वर है, इफ ऑब्जर्वर इज नॉन इनर्शियल, इज ऑब्जर्वर इज नॉन इनर्शियल, बोलिए बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इन दो इक्वेशंस को अप्लाई करने में। तो रिजिड बॉडी के प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इक्वेशन तो इससे भी बन के आएगी आपकी, एक्स में भी अलग लगेगा, वाई में भी अलग लगेगा, तो दो इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाती है। ठीक है, एक वहां से आ जाती है। अब क्योंकि प्योर ट्रांसलेशनल है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट सीधी रॉड बस ऐसे जा रही है, ऐसे मान लो। ठीक है ना, तो प्योर ट्रांसलेशन है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो कहीं पर भी कभी भी अल्फा नहीं आएगा, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा किसी भी पॉइंट के अबाउट, रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट, समीशन टाउ एक्सटर्नल अबाउट एनी बी, बी को अभी लिख देते हैं, हियर बी इज एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी, हियर बी इज एनी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको ये ध्यान नहीं दिलाया था, पता आपको ऑलरेडी था, बट आपके दिमाग में हो सकता है कहीं सोई भी हो ये चीज, हो सकता है एग्जाम में उस टाइम पर नहीं आ पाती। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ध्यान दिखा रहा हूँ, इस टॉर्क की इक्वेशन ये भी बड़ी खतरनाक होती है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अभी तक इतनी खतरनाक नहीं थी क्योंकि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स थी अभी। ठीक है ना, तो आज से लेकिन आप बहुत ध्यान से अप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि अब अपन को कंबाइन हर तरह की जनरल मोशन पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब तक आप जो बी पॉइंट आपका हमेशा फिक्स होता था बेटा, तो आप आराम से टॉर्क लगाते जाते थे, मैंने भी कभी आपको नहीं रोका क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पर आपको ध्यान दिला दूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, बट आज के आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखे ना बेटा जिंदगी में आज के बाद, तो सबसे पहला चेक ये होगा कि कहीं वो पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हैं वो एक्सलरेटेड पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सलरेटेड पॉइंट के अबाउट आप टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगा रहे हैं तो फिर वही बात है, अगर एक्सलरेटेड पॉइंट है तो सुडो फोर्स भी अप्लाई कीजिए और सुडो फोर्स का टॉर्क भी लिखा जाएगा, तब आपकी इक्वेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा सही होगी, नहीं तो एफ इक्वल टू एम ए की तरह वो भी गलत हो जाती है। ठीक है, तो जब टॉर्क ऐसे रैंडम नहीं लिखे बहुत ध्यान से, तो वो नोट में यहाँ लिख रहा हूँ कि इफ कैपिटल बी इज, रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर रहे हैं ना, तो कैपिटल B is accelerated point, if capital B is accelerated point then वो हमेशा F इक्वल टू एम तो आया बेटा, टाउ इक्वल टू एल बताया था ना आपको। और अगर वो आपका जिस ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल है तो फिर वही बात कि F इक्वल टू एम वैलिड ही नहीं है बिना सुडो फोर्स के, तो फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा कैसे वैलिड हो सकता। ठीक है, तो इफ B is accelerated point then never forget to take into account the torque of pseudo force, ठीक है ना। तो आज के बाद जरूर ध्यान रखें, हम जिस पॉइंट के अबाउट टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिख रहे हैं कहीं वो एक्सलरेटेड पॉइंट तो नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात कहाँ लगाओगे, अप्लाई सुडो फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। आपकी रिजिड बॉडी अगर एक्सलरेटेड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे जहां ऑब्जर्वर इस पॉइंट के अबाउट आपने लगाया और बॉडी एक्सलरेटेड है, तो सारे पॉइंट पर क्या एम इंटू ए अप्लाई करोगे, तो एक तरह से वही बन गया ना कि सारे पॉइंट पर एम जी लग रहा है, तो सारे एम का टॉर्क किसके अबाउट बैलेंस होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस होता है।
इसी तरह सारे एम ए का टॉर्क किसके अबाउट बैलेंस होगा, केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही बैलेंस होगा। ठीक है, तो जो आपकी एक्सलरेटेड फ्रेम किसी पॉइंट से देख रहे हो तो क्या करोगे आप, सेंटर रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर एक सुडो फोर्स अप्लाई करोगे और फिर आप उस पर सुडो फोर्स उसका टॉर्क लिखोगे उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज ना भूलें बेटा, अगर वो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क में जा रहे हैं एक्सलरेटेड पॉइंट है, तो आप सारे रियल फोर्सेस के टॉर्क के साथ सुडो फोर्स का टॉर्क भी लिखोगे, एंड सुडो फोर्स इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, ये काम आप बिना गलती के कर देंगे तो प्योर ट्रांसलेशनल जैसी चीजें आपकी गलत नहीं होगी। भी करते हैं एग्जाम्पल, बहुत क्लियर होगा आपको उससे वाली। ठीक है, फिर है आपका प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब मैं बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझता, यहाँ पे इक्वेशन और वो सब चीजें पता है आपको। एक इक्वेशन लगती है समीशन टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो यहाँ भी बात वही है अब हमेशा के लिए कि टाउ जब भी लिखें ध्यान से लिख रहे हैं, किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट ना लिख जाएं जो कि एक्सलरेटेड हो और फिर सोचे आपका रिजल्ट मैच करेगा, तो कभी नहीं करें। तीसरा है आपका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें वही है कि दोनों आपको ऐसे अप्लाई करनी है, समीशन एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेकेंड समीशन टाउ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई ए अल्फा ए वेक्टर। किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख दीजिए, बट ध्यान रखिए अगर एक्सलरेटेड है तो सुडो फोर्स का आपको लगाना है। ठीक है ना, तो वही चीजें सारी, मतलब जनरल केस ये वाला है, सारी चीजें इन्वॉल्व करता है। अगर ट्रांसलेशन हट जाएगा तो आपकी केवल यही रह जाएगी, और रोटेशनल ये हट गया आपका, प्योर रोटेशनल रह गया तो ये रह जाएगी, रोटेशनल हट गया तो केवल ये रह जाएगा, समीशन टाउ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरलाइज केस है। तो फिर मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही पेज पर दो बार लिख रहा हूँ मैं, कि इफ ए इज एक्सलरेटेड पॉइंट, यहाँ पर भी if A is accelerated point, then never forget to apply pseudo force। ठीक है, अगर आपका ए एक्सलरेटेड पॉइंट है तो आपको सुडो फोर्स अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो रिजल्ट मैच करेगा ही नहीं बेटा, कुछ कर लेना।